हम सब भारत के नक्शे को अच्छे से पहचानते हैं, पर जो नक्शा हम आज देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं, इसकी सीमाओं को कई कई बार बदला गया है। तो चलिए आज इसी बदलते नक्शे के पीछे की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान इसे कैसे आकार देता है। जैसा मैंने कहा, हम सब भारत के नक्शे को तुरंत पहचान लेते हैं, है ना? पर सवाल यही है, क्या ये हमेशा से ऐसा ही दिखता था? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इस जाने पहचाने नक्शे के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी छिपी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? मतलब भारत के नक्शे को बदलने की ताकत आखिर आती कहाँ से है? जवाब है हमारे संविधान के पहले 4 आर्टिकल से। यही वो नियम हैं जो देश की सीमाओं को कंट्रोल करते हैं। ये जो आर्टिकल्स है ना, ये हमारी संसद को बहुत बड़ी ताकत देते हैं। देखिए, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फिर आर्टिकल 2 और 3 संसद को पावर देते हैं कि वो नए राज्य बना सकती है, मौजूदा राज्यों की बाउंड्री बदल सकती है और उनका नाम तक बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 4 ये कहता है कि ये सब करने के लिए किसी बड़े संवैधानिक बदलाव की जरूरत नहीं है। एक सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब साधारण बहुमत से ये सब किया जा सकता है। अच्छा, ये राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है। भारत एक देश के तौर पर अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, मतलब देश के भीतर राज्यों को प्रशासन की सुविधा के लिए बदला जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। लेकिन किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये समझने के लिए कि हमारा सिस्टम कितना अलग है, अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है, जिसे हम परिसंघ कह सकते हैं। वहां क्या हुआ था? अलग अलग राज्य एक समझौते के तहत साथ आए थे। लेकिन भारत एक यूनियन यानी संघ है। यहाँ राज्य किसी समझौते से साथ नहीं आए, बल्कि वो तो हमेशा से इस एक देश का हिस्सा थे। और यही वजह है कि भारत के किसी भी राज्य को अलग होने का कोई हक नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। साल 1947 के ठीक बाद आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन भारत का नक्शा वो एक उलझी हुई पहेली जैसा था और पूरे देश से कोने कोने से नई नई मांगें उठ रही थीं। आप अंदाजा लगाइए, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो भारत में राज्यों की एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग कैटेगरी थीं। पार्ट ए, बी, सी और डी। ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था। इसमें कहीं पुराने ब्रिटिश प्रांत थे, तो कहीं रियासतें, तो कहीं छोटे छोटे इलाके। मतलब ये साफ था कि इस नक्शे को नए सिरे से बनाने की सख्त जरूरत है। और इस नए नक्शे को बनाने की जो सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और सबसे इमोशनल मांग थी, वो थी भाषा को लेकर। पूरे देश में लोग चाहते थे कि राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर बने, ताकि एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहें, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। लेकिन सरकार शुरुआत में इस आइडिया के एकदम खिलाफ थी। पहले 1947 में एस.के. धर कमीशन बना, फिर 1949 में जेवीपी कमेटी, जिसमें नेहरू, पटेल और सीतारमैया जैसे बड़े नेता थे। इन दोनों ने ही भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात को खारिज कर दिया। देखिए, उन्हें डर था कि देश अभी अभी बटा है। ऐसे में भाषा के नाम पर एक और बंटवारा देश की एकता के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तो असली कहानी शुरू हुई। इसके बाद कुछ ऐसी ड्रामेटिक घटनाएं हुई जिन्होंने सरकार को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया, और देखते ही देखते भारत का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। और इस बदलाव की कहानी का केंद्र थे एक व्यक्ति, पोटी श्रीरामुलु। वो एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे। मद्रास प्रांत के जो तेलुगु बोलने वाले इलाके थे, वहां उन्होंने एक अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन नहीं, पूरे 56 दिनों तक उनका ये अनशन चला, और उनके इस बलिदान ने पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींच लिया। और फिर अनशन के 56वें दिन 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तो जैसे आग लग गई। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार पर इतना दबाव बना कि उसे झुकना पड़ा, और 1 अक्टूबर 1953 को भारत के पहले भाषाई राज्य का जन्म हुआ, आंध्र प्रदेश। बस इसने बाकी मांगों के लिए एक तरह से दरवाजे ही खोल दिए। अब जब एक राज्य बन गया तो जाहिर है कि और भी मांगें उठने लगी। इस पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए 1953 में फजल अली कमीशन बनाया गया,
इस कमीशन ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है, भाषा को राज्य बनाने का आधार मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ भाषा ही नहीं, देश की एकता, प्रशासन की सहूलियत और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा। इसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आया वो ऐतिहासिक कानून, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इसने वो पुरानी ABCD वाली कंफ्यूजिंग कैटेगरीज को खत्म कर दिया और एक नया साफ सुथरा नक्शा बनाया जिसमें थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये वो भारत का नक्शा था जिससे हम में से कई लोग वाकिफ। लेकिन क्या कहानी 1956 में खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। संविधान में जो नक्शा बदलने का ब्लूप्रिंट दिया गया था, वो तो तब से कई बार इस्तेमाल हुआ है। भारत का नक्शा एक तरह से लगातार बदलता ही रहा है। जरा सोचिए, 1956 के बाद भी कितने बड़े बदलाव हुए। 1960 में बॉम्बे राज्य टूटा और महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1966 में पंजाब का बंटवारा हुआ और हरियाणा बना। फिर साल 2000 में एक साथ 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2014 में उसी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, जो खुद पहला भाषाई राज्य था। और सबसे हालिया बड़ा बदलाव 2019 में, जब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका सार क्या है? ये सब कुछ हमें वापस संविधान के उसी एक मूल सिद्धांत पर ले आता है। वो सिद्धांत ये है, भारत एक अविनाशी संघ है जिसके राज्य विनाशी हैं। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। मतलब केंद्र सरकार सबसे ऊपर है। देश की जरूरतों के हिसाब से राज्यों की सीमाओं को बदला जा सकता है, लेकिन देश की एकता और अखंडता वो अविनाशी है, उसे कोई नहीं छू सकता। तो एक तरह से देखें तो भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट जैसा है, या कहिए मिट्टी के एक लोंदे जैसा, जिसे हमारी संसद देश की बदलती जरूरतों और पहचान के हिसाब से नया आकार दे सकती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जो शक्ति है कि सीमाएं बदलने का हक सिर्फ संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं, ये सिद्धांत आने वाले कल में भारत के नक्शे को और कैसे आकार दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत की राजनीतिक यात्रा में हमेशा हमारे सामने रहेगा।